अध्याय 9। सदयता का पथ। अगली शरद ऋतु में सिद्धार्थ और यशोधरा का विवाह हो गया। समस्त राज्य में यह प्रसन्नता और समारोह का दिन था। राजधानी कपिलवस्तु झंडों, दीपाधारों और पुष्पों से सजाई गई। सभी जगह संगीत के स्वर गुंजित हो रहे थे। अपने रथ में बैठकर सिद्धार्थ और यशोधरा जहां जहां गए, सभी जगह तुमुल हर्ष ध्वनि से उनका स्वागत किया गया। उन्होंने ग्रामों तथा नगरों, छोटे गांवों की भी यात्रा की और बहुत से निर्धन परिवारों के लिए भोजन वस्त्र लेकर गए। हाँ। राजा सुद्धोधन ने नवविवाहित युगल के लिए 3 ऋतुओं के अनुरूप 3 प्रासादों का निर्माण अपनी देख रेख में कराया। ग्रीष्मकालीन प्रासाद का निर्माण पहाड़ की ऊंचाई पर एक रमणीक स्थान पर कराया गया, किंतु वर्षा और शरद ऋतु के प्रासाद राजधानी में ही बनवाए गए। प्रत्येक प्रासाद के समीप कमल सरोवर बने थे, जिनमें से किसी में नील कमल, किसी में पद्म, लाल कमल तो किसी में पुंडरीक श्वेत कमल लगे हुए थे। नवविवाहित युगल के सुरुचिपूर्ण वस्त्र एवं पाद त्राण और प्रतिदिन जलाने के लिए चंदनपुर दक्षिण पश्चिम में स्थित काशी राज्य की राजधानी वाराणसी से विशेष रूप से मंगवाया गया था। राजा सुद्धोधन का चित्त शांत था, क्योंकि अब सिद्धार्थ उस मार्ग पर चलने लगे थे जिस पर चलने की वह अपने पुत्र से आशा करते थे। अपने पुत्र और नवपरिणीता वधू के सतत सुखद मनोरंजन के लिए उन्होंने स्वयं सर्वोत्तम संगीतकारों एवं नर्तकियों का चयन किया था। किंतु सिद्धार्थ और यशोधरा की प्रसन्नता को धन और पद गरिमा से अर्जित नहीं किया जा सकता था। उनकी प्रसन्नता हृदय की उन्मुखता और एक दूसरे के आंतरिक मनोभावों को समझकर चलने में निहित थी। वे विशिष्ट पकवानों या सुस्वादु भोजन और बढ़िया बढ़िया रेशमी वस्त्रों से प्रभावित नहीं होते थे। वे संगीतकारों और नर्तक नर्तकियों की कला की सराहना तो कर सकते थे, किंतु वे उनके द्वारा दिए जाने वाले वासनात्मक सुखों में डूबने को तैयार नहीं थे। उनके अपने ही सपने थे, आध्यात्मिक प्रश्नों के उत्तर पाना और समाज में नई व्यवस्था की स्थापना करना। अगली ग्रीष्म ऋतु में जब सिद्धार्थ निष्ठावान बाल साथी चलना के साथ ग्रीष्मकालीन प्रसाद में गए, तो उन्होंने राज्य भर के वे स्थान यशोधरा को दिखाए जो उसने अब तक नहीं देखे थे। वे प्रत्येक स्थान पर कई कई दिन ठहरे और कभी कभी तो ग्रामवासियों के घरों में भी ठहरे। उनका सादा भोजन किया और बांस की बनी हुई चारपाइयों पर सोए। वे जहां जहां गए, वहां की जीवनचर्या और परंपराओं के विषय में भी बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया। कभी कभी तो उन्होंने बहुत ही कष्टपूर्ण स्थितियां भी देखी। वे ऐसे परिवारों से भी मिले जिनके 9-10 बच्चे थे और प्रत्येक बच्चा बीमार था।
उनके माता पिता चाहे जितना परिश्रम करें, फिर भी वे इतना नहीं कमा पाते थे कि इतने बच्चों का लालन पालन कर सके। किसानों का जीवन तो कठिनाइयों का पर्याय ही था। सिद्धार्थ ने ऐसे बच्चे देखे जिनके हाथ पांव सूखी लकड़ियों से पतले थे और कीड़ों तथा कुपोषण के कारण उनके पेट निकले हुए थे। उन्होंने देखा कि विकलांग और लूले लंगड़े गलियों में भिक्षा मांगते फिर रहे थे। इन सब दृश्यों को देखकर उनकी सारी खुशियां काफूर हो गई। उन्होंने देखा कि लोग ऐसी विषम परिस्थितियों में फंसे हुए हैं जिनसे उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। निर्धनता और रोगों के अतिरिक्त ब्राह्मण उनको और भी कष्ट देते थे और उनके अत्याचारों के विरुद्ध किसी से शिकायत भी नहीं की जा सकती थी। राज्य की राजधानी वहां से बहुत दूर पर अवस्थित थी। यदि वे यहाँ पहुंच भी जाए तो उनकी सुनेगा कौन। और जानते थे कि राजा को भी इस स्थिति में परिवर्तन लाने का कोई अधिकार नहीं है। राज दरबार भीतर खाने कैसा चलता है, इसे सिद्धार्थ एक अरसे से समझ चुके थे। प्रत्येक अधिकारी जरूरतमंदों की तकलीफ दूर करने की अपेक्षा अपनी सत्ता को सुरक्षित रखने तथा सिर्फ सुदृढ़ करने में लगा रहता था। उन्होंने देखा कि वे एक दूसरे के विरुद्ध भीषण षड्यंत्र रचते रहते और इसी कारण उनको राजनीति से भी तृष्णा हो गई थी। वह जानते थे कि स्वयं उनके पिता की सत्ता भी बड़ी नाजुक और सीमित है। एक राजा को भी किस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है और वह अपनी स्थिति की कैद में फंसा हुआ है। उनके पिता जानते थे कि बहुत से अधिकारी अत्यंत लालची और भ्रष्टाचारी हैं, किंतु अपने शासन के उत्तर स्थायित्व के लिए राजा को उन्हीं व्यक्तियों पर निर्भर रहना पड़ता है। सिद्धार्थ ने अनुभव किया कि यदि अपने पिता के स्थान पर वह स्वयं भी राजा होंगे तो उन्हें भी यही कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने यह बात भली प्रकार से समझ ली थी कि यदि लोगों के हृदयों से लोभ और ईर्ष्या की दुष्ट भावनाएं निकाल दी जाए तभी स्थिति में कुछ सुधार हो सकता है। इसी कारण आध्यात्मिक मुक्ति के मार्ग पर चलने की उनकी इच्छा और भी बलवती हो जाती थी। यशोधरा चतुर और दूर की बात भांपने में कुशल थी। वह सिद्धार्थ की मनोवांछा को समझती थी। उसे यह भी विश्वास था कि यदि सिद्धार्थ ने आत्म मुक्ति के पथ पर कदम बढ़ाने का संकल्प कर लिया तो वह उसमें सफल भी अवश्य होंगे। लेकिन वह पूर्णतया व्यवहार कुशल महिला थी। इस खोज में उन्हें महीनों यहाँ तक कि वर्षों भी लग सकते हैं। इस बीच लोगों के कष्ट तो बने ही रहेंगे बल्कि बढ़ेंगे भी। इसलिए उसकी यह मान्यता थी कि इन कष्टों को दूर करने के लिए जो भी करना है तुरंत किया जाना चाहिए। समाज के सबसे निर्धन वर्ग के कष्टों को दूर किया जा सकता है, इस विषय पर उसने सिद्धार्थ से गहन विचार विमर्श भी किया था। समाज सेवा के काम वह पिछले कुछ वर्षों से करती आ रही थी। उसके प्रयासों से
कुछ लोगों के कष्ट कम भी हुए थे और उसे स्वयं भी यह सब करके संतोष की अनुभूति हुई थी। उसे विश्वास था कि सिद्धार्थ के समर्थन से वह समाज सेवा का कार्य लंबे समय तक करती रह सकती है। नवविवाहित युगल की ग्रीष्मकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कपिल वस्तु के सभी प्रकार की वस्तुएं और नौकर चाकर भी आते रहते थे। सिद्धार्थ और यशोधरा ने अधिकांश नौकरों को वापस भेज दिया और उद्यान की देखभाल करने, रसोई बनाने तथा महल के कामकाज के लिए कुछ ही कर्मचारियों को अपने पास रखा। चन्ना तो सदा साथ ही रहता था। यशोधरा ने राजमहल में भी सादगी भरे जीवन की व्यवस्था कर ली थी। वह स्वयं रसोई घर में जाकर सादगी पूर्ण वैसा ही भोजन तैयार करवाती जो सिद्धार्थ को पसंद था। सिद्धार्थ के वस्त्रों की देखभाल वह स्वयं ही करती थी। जब ये लोग राजधानी वापस आए तो यशोधरा ने अपने समाज सेवा के कार्य में सिद्धार्थ का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहा। समाज सेवा करके स्वयं को व्यस्त रखने की उसकी आवश्यकता को सिद्धार्थ बखूबी समझते थे और कभी भी उसका समर्थन करने में कोताही नहीं बरती। इसके कारण यशोधरा को अपने पति पर अगाध विश्वास हो गया था। हम्म। यद्यपि सिद्धार्थ यशोधरा के समाज सेवा कार्य का महत्व समझते थे, तथापि उन्हें लगा कि उसके मार्ग से ही सच्ची शांति नहीं लाई जा सकती। लोग रोगों और अन्यायपूर्ण सामाजिक स्थितियों से ही कष्ट में नहीं है, बल्कि उन दुखों और लालसाओं से पीड़ित हो जो उनके अपने हृदय और मन में उठती है। और यदि यशोधरा किसी समय भय, क्रोध, कड़वाहट या निराशा की शिकार हो गई तो उसे अपना समाज सेवा का कार्य आगे करते रहने की शक्ति कहाँ से प्राप्त होगी। राजमहल तथा समाज में कैसी कैसी घटनाएं होती है, उनको देखकर सिद्धार्थ ने स्वयं आशंका, निराशा और कष्ट की अनुभूति की है। उन्हें ज्ञात था कि सच्चे सामाजिक कार्य का एकमात्र आधार आंतरिक शांति है। उन्होंने इन विचारों के विषय में यशोधरा से कुछ विचार विमर्श नहीं किया था, क्योंकि उन्हें भय था कि यदि उससे ऐसी बातें की तो उसके मन में अनिश्चय और चिंता की भावनाएं आ जाएंगी। जब नव दंपति अपने शीतकालीन महल लौटे तो उन्हें ढेर सारे अभ्यागतों का स्वागत करना पड़ा। हम्म। यशोधरा परिवार के सदस्यों और मित्रों का स्वागत उत्साह और आदर के साथ करती, किंतु जब सिद्धार्थ उन लोगों के साथ दार्शनिक या धार्मिक विषयों पर बातचीत करते और उन विषयों के राजनीति एवं समाज के साथ संबंधों पर चर्चा चलती तो सारी बातें यशोधरा बहुत ध्यान पूर्वक सुनती। नौकरों को आदेश देने के लिए भी तब उसे इधर उधर जाना पड़ता, तब भी यशोधरा के कान उनकी हर बात की ओर लगे रहते। उसे आशा थी कि उनके मित्रों में से कुछ लोगों को
खोज निकाला जा सकता है और उन्हें सामाजिक कार्यों या गरीबों की मदद के कामों में रुचि हो। लेकिन चंद लोगों में ही इस दिशा में काम करने की इच्छा दिखी। अधिकांश लोग तो दावत खाने तथा मौज मस्ती करने के लिए आए थे। फिर भी सिद्धार्थ और यशोधरा ने धैर्यपूर्वक सबकी खातिर की। सिद्धार्थ के अलावा यशोधरा के कार्यों का हृदय से स्वागत करने वाला कोई था तो वह गौतमी रानी महाप्रजापति थी। रानी अपनी कुलवधू की प्रसन्नता का सबसे अधिक ध्यान रखती थी, क्योंकि वह जानती थी कि यदि यशोधरा प्रसन्न रहेगी तो सिद्धार्थ भी प्रसन्न रहेगा। यशोधरा के सद्कार्यों का समर्थन करने के लिए उसके सामने एकमात्र यही कारण नहीं था। गौतमी करुणामयी स्वभाव की थी और जब वह पहली बार यशोधरा के साथ गरीबों के गांव में गई थी तो उसी क्षण उन्होंने यशोधरा के कार्य का सच्चा मूल्य समझ लिया था। गरीबों को चावल, दाल, कपड़े या दवाइयों सरीखी भौतिक वस्तुएं देना ही महत्वपूर्ण बात नहीं थी, अपितु कष्टग्रस्त लोगों के प्रति ममत्वपूर्ण दृष्टि, सहायता और स्नेहपूर्ण हृदय के भाव उनको अधिक संबल प्रदान करते हैं थे। रानी महाप्रजापति राजमहल की अन्य महिलाओं जैसी ना थी। वह प्रायः यशोधरा से कहती कि महिलाओं में भी पुरुषों के समान बुद्धि और शक्ति होती है और उन्हें भी समाज के दायित्व वहन करने चाहिए। महिलाओं के अंदर अपने परिवार में प्रेम तथा प्रसन्नता बनाए रखने के विशेष गुण होते हैं। तब कोई कारण नहीं कि वे रसोई घर अथवा महल तक ही सीमित रहे। पुत्र वधू के रूप में गौतमी को ऐसी महिला मिल गई थी जो उसकी जैसी ही थी, क्योंकि यशोधरा विवेक संपन्न और स्वतंत्र विचारों वाली थी। रानी यशोधरा के कार्यों के प्रति सहमत ही व्यक्त नहीं करती थी, वरन यशोधरा के साथ जाकर सामाजिक कार्यों में भी भाग लेती थी।